स्कूल बढ़िया रहंदी है शरीर को कितने तो छोड़ा तू मना कर सब बढ़ जाती बड़ी कर तुझे बुद्धि दार बुद्धि ना तो के खबर है कि मैं सुनाई वालों बेन दे तो अभी नहीं पानी का चलिए बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं।
हमारी एक क्लास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आपके साथ कंडक्ट हुई थी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिलेबस है क्या और किस तरह से हमें सिलेबस को एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है। एग्जामिनर हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हुआ है कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपने बहुत कुछ परफॉर्म करके दिखाना है, क्योंकि अक्ल वाला सब्जेक्ट है, दिमाग थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। सिलेबस को समझने के बाद अब हम लोग बेटा आज इसको ऑफिशियली प्रॉपरली स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है, अभी इस बारे में आपको पता ही कुछ नहीं है, तो पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपसे बातचीत करनी पड़ेगी। चलिए सर, बेसिक कॉन्सेप्ट में बेटा सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सर आखिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या चीज। तो ये फिर दो वर्ड है। पहला वर्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का तो आज भी वही मतलब है जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा करते थे, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उन्हें पहले प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करो, फिर उन ट्रांजैक्शन को समराइज करो। ठीक है सर। लेकिन आज आप जो पढ़ने जा रहे हो ना, आज आप पढ़ने जा रहे हो कॉस्ट की अकाउंटिंग। आप समझ लीजिए कॉस्ट की अकाउंटिंग क्या चीज है। आप सबको पता है कॉस्ट कहते हैं बेसिकली एक्सपेंसेस को। ये सब्जेक्ट एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग हमें सिखाता है और मेनली उन एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग सिखाता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हम इनकट करते हैं। कंपनी चीजें बना बना कर बेच रही है, यकीनन मैन्युफैक्चर करने में बहुत सारे खर्चे करने पड़ते होंगे। उन खर्चों की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ये हमें ये सब्जेक्ट सिखाता है बेटा। अगर ये सब्जेक्ट एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग सिखाता है तो अब यहाँ पर क्योंकि नया सब्जेक्ट है फिर बोल रहा हूँ, एक बात बीच में हमें कर लेते हैं पहले। चलो इससे आखिर ये डिफरेंस इन बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आखिर है क्या। आपने आज तक जो भी अकाउंटिंग पढ़ी है वो फाइनेंशियल वाली अकाउंटिंग पढ़ी है। अब एक नई अकाउंटिंग पढ़ने जा रहा हूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो समझ लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या चीज़, इनके और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैं इन बातों को अभी वर्बली बता रहा हूँ, अब सुन लो, लेकिन इसका एक प्रॉपर हैंड आउट मुझसे अगली क्लास में ले लेना। ठीक है सर। जिसको बेटा आप कहते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो नॉर्मली शेयर होल्डर के लिए की जाती है। आवाज स्लो आ रही है। अच्छा, अभी कंफर्म कीजिएगा। अभी वॉइस कुछ बेहतर आ रही है। अभी वॉइस ठीक है जी। सर जी, जिसको आप कहते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हम लोग मेनली शेयर होल्डर के लिए करते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए करते हैं, बाहर वालों के लिए। शेयर होल्डर कंपनी में या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ होता है। वो जानना चाहता है आपका बिजनेस कितने प्रॉफिट में चल रहा है, कितने लॉस में चल रहा है। वो जानना चाहता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इस मकसद के लिए हम उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके दिखाते हैं। लेकिन ये जो हमारी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है,
ये शेयर होल्डर के लिए मेनली नहीं होती, ये होती है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये जो लोग ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। जब तक आप हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, हम लोग इस बिजनेस को चला नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ये अकाउंटिंग करते हैं। ये जो बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये पास्ट ट्रांजैक्शन के साथ डील करना सिखाती है। बेटा आप थोड़ा सा इस तरह बोलो, मैं आपको देख सकूं थोड़ा सा। पास्ट ट्रांजैक्शन के साथ हमें डील करना सिखाती है। पास्ट ट्रांजैक्शन क्या? सेल हो गई, रिकॉर्ड कर लो। परचेज हो गई, रिकॉर्ड कर लो। साल गुजर गया, गुजर जाने वाले साल के अकाउंट फाइनल कर लो। गुजर जाने वाले साल का प्रॉफिट एंड लॉस बना लो। गुजर जाने वाले साल की बैलेंस शीट बना लो। लेकिन ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये ना सिर्फ पास्ट ट्रांजैक्शन के साथ डील करती है, बल्कि ये हमें फ्यूचर के साथ भी डील करना सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नाम सुना होगा, बजट्स। ठीक है सर, डिफरेंट किस्म के बजट बनाए जाते हैं, बजट। अभी आपसे पहले मैं एमएफए की क्लास ले रहा था, उन बच्चों को टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बजटिंग, और उन्हें फ्यूचर के बजट बनाना सिखा रहा हूँ। ये बताओ, क्या बजट पास के होते हैं? सर बजट तो बनते हैं फ्यूचर के, लेकिन क्या आपने आज तक कोई बजट बनाया? नो सर, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज तक कोई बजट नहीं बनाया, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्यूचर से डील करती नहीं है। लेकिन ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ना सिर्फ ये पास्ट के साथ डील करती है, बल्कि ये फ्यूचर की फोरकास्टिंग भी हमसे करवाती है। ये जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, नॉर्मली इसमें हम उन ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करते हैं जिनको हम मॉनेटरी वैल्यू में नाप सकें, रुपए पैसे में नाप सकें। 5 लाख की सेल हो गई, एंट्री बना लो भाई। 2 लाख का रेंट पे कर दिया, एंट्री बना लो। 1 लाख का बिजली का बिल पे कर दिया भाई, एंट्री बना लो। लेकिन ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ना सिर्फ ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के साथ डील करना सिखाती है, बल्कि इसमें हम एक्टिविटीज के साथ भी अकाउंटिंग करते हैं, एक्टिविटीज की अकाउंटिंग करते हैं। अब सर ये एक्टिविटीज कहाँ से आ गई? ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। टीएसए सर तबानी का, मान लो सर तबानी ने, अच्छा मैं अक्सर टीएसए की एग्जांपल इसलिए देता हूँ, जरा बात समझाना आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट। मान लो सर तबानी ने अपने अकाउंटेंट साहब से पूछा कि मुझे ये बताओ, हमारी जो कंप्यूटर लैब है, हम लोग उसे कितना इस्तेमाल करते हैं, कितने घंटे अपने पढ़ाने में के कामों में इस्तेमाल करते हैं? अकाउंटेंट साहब ने ऐसे बोला, सर ये तो बहुत ही बेकार बात पूछी आपने। आप मुझसे ये पूछें, कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं, वो कितने रुपए के हैं, वो कितना डेप्रिशिएट हो जाते हैं, इस किस्म की बातें पूछें, समझ में आता है। एक ही बात आपने पूछी कि कंप्यूटर लैब कितने घंटे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा चलो बात बता दो, मैं आपको बता भी दूंगी ये बात, ये जान के आप करोगे क्या? सर दबानी ने बोला, यार पहले इन्फॉर्मेशन निकाल के तो लाओ। वो बेचारा सारा रिकॉर्ड निकाल के बैठ गया, कंप्यूटर लैब के टाइम टेबल निकाल के बैठ गया, पूरी समरी बना के ले आया। उसने कहा सर तबानी, किसी दिन कंप्यूटर लैब ज़्यादा इस्तेमाल होती है, किसी दिन कम इस्तेमाल होती है। ऑन एन एवरेज ये कंप्यूटर लैब हम एक दिन के अंदर तकरीबन 5 घंटे इस्तेमाल करते हैं। सर तबानी ने बोला, मुझे भी यही शक था। मैंने कहा, क्या मतलब सर? अब तो मैं देखो, मैं आपको खुल के बताता हूँ। यानी हुआ ये है कि मुझे ब्रिटिश काउंसिल वालों ने अप्रोच करा है। वो ये कह रहे हैं कि सर आपकी कंप्यूटर लैब बहुत अच्छी बनी हुई है, हमें एसीसीए के एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए कोई कंप्यूटर लैब चाहिए। अगर आपकी कंप्यूटर लैब फारिग है, हफ्ते में 1 या 2 दिन आप हमें रेंट पे दे सकते हैं पूरे दिन के लिए, तो आप दे दें, ताकि वहाँ पे हम एसीसी के एग्जाम करवा सकें। आपने बोला किसी दिन कंप्यूटर लैब ज़्यादा इस्तेमाल होती है, किसी दिन कम इस्तेमाल होती है। अगर हम अपना टाइम टेबल कुछ इस किस्म का बना लें कि कंप्यूटर लैब वीक में 2 दिन फारिग कर लें, और वो एसीसी वालों को किराए पर दे दें, ब्रिटिश काउंसिल वालों को, तो हमें ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारा प्रॉफिट भी बेहतर हो जाएगा। और मैं समझ रहा हूं हम ये काम कर सकते हैं। आप मुझे खुद बताओ, आपने भी पीआरसी पास किया हुआ है, पीआरसी के पेपर देने आप भी किसी न किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए होंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी नॉर्मली पेपर वही होते हैं। आईके भी तो उनकी कंप्यूटर लैब इस्तेमाल करता है, हालांकि वो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, लेकिन क्या है, फारिग टाइम है,
वो लैब आउटसोर्स करवा देते हैं अपनी। अब कंप्यूटर लैब कितने घंटे इस्तेमाल होती है, ये एक एक्टिविटी है। अब ये बताओ, इन चीज़ों की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कोई एंट्री बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं बनाते। लेकिन इन चीज़ों को रिकॉर्ड में लाना पड़ता है, कहीं ना कहीं इनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है ताकि कोई बेहतर फैसला कर सके। चलो ऐसे ही समझाने के लिए और एग्जांपल लेते हैं। सर तबानी ने अपने अकाउंटेंट साहब को फिर बोला कि भाई मुझे बात तो बताओ, सर माजिद किसी दिन कम पढ़ाते हैं, किसी दिन ज़्यादा पढ़ाते हैं, हम सर माजिद से ऑन एन एवरेज कितना पढ़वाते हैं? आपने कहा सर ये क्या बेतुकी बात करी फिर आपने, लेकिन सर माजिद पढ़ाने के पैसे लेता है। अब हमसे ये पूछें हम सर माजिद को हर महीने कितने पैसे देते हैं, ये बात समझ में आती है। सर माजिद को जो पैसे देते हैं वो हमारा एक्सपेंस है। लेकिन सर माजिद कितने घंटे पढ़ाते हैं, उन घंटों को जान के आप करोगे क्या? लगा दोस्त देखो, सर माजिद के साथ मेरी एक कमिटमेंट है, ऐसी एग्जाम्पल बना रहा हूँ कि भाई सर माजिद आप हमारे अलावा कहीं और नहीं पढ़ाइएगा, इंशाल्लाह आपको इतना काम देंगे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने कहा सर तबानी कितना काम देंगे? आपने कहा इतनी क्लासेस दूंगा, कम अज कम आप 8 घंटे तो डेली पढ़ाओगे। अकाउंटेंट साहब बैठ गए, हिसाब किताब बनाया, क्या बोला? सर माजिद तकरीबन 9 घंटे रोज पढ़ा रहे हैं। सर दमानी ने ये इन्फॉर्मेशन जान के क्या बोला, या अल्लाह तेरा शुक्र है, सर माजिद के साथ मेरी कमिटमेंट पूरी हो गई। अगर वो 8 घंटे से कम पढ़ा रहे होते तो शायद मुझे उनके जो भी लॉस हो रहा है कम पढ़ाने से, उनको मुझे और पैसे देने पड़ जाते। मैं पढ़ाने के पैसे लेता हूँ, इसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंट्री बनती है, लेकिन मैं कितने घंटे पढ़ाता हूँ, वो घंटे कम पढ़ा रहा हूँ ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, इसका कोई हिसाब किताब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं होता। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसका भी हिसाब किताब रखना पड़ रहा है। फिर बेटा एक और डिफरेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉर्मली की जाती है 1 साल की, साल खत्म, उस साल की फाइनेंशियल वाली अकाउंटिंग भी खत्म हो जाती है। जैसे हम कहते हैं सर ईयर एंडेड, 1 साल गुजर गया, उस साल के अकाउंट फाइनल कर लो। फाइनल करने के लिए क्या कर लो, सर प्रॉफिट एंड लॉस बना लो, बैलेंस शीट बना लो एंड सो ऑन। लेकिन ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये जरूरत पड़ने पर ना सिर्फ 1 साल की कर सकते हैं बल्कि कई कई सालों की भी कर सकते हैं, कई कई ईयर की भी। चलो एग्जांपल फिर बनाते हैं। सर तबानी ने अपने अकाउंटेंट साहब को फिर बोला, यार महंगाई बहुत बढ़ गई है, बिजली के खर्चे बहुत बढ़ गए, मेरे लिए एक रिपोर्ट तो बना के लेकर आओ। टीएसए 30 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल में हमारे बिजली के बिल कितने हो गए, 30 साल की रिपोर्ट तो लेकर आओ। पहले कितने होते थे, फिर कितने हो गए, फिर कितने हो गए, अब कितने चल रहे हैं। अकाउंटेंट ने ऐसी गुस्से से बोला, सर तबानी 30 30 साल की रिपोर्टें कौन बनवाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो नहीं करवाती। हम उसमें बनाते हैं सॉफ अप बैलेंस शीट, 1 साल का बनता है, वो भी एक रिपोर्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस वो भी 1 साल का बनता है। आप 30 30 साल की रिपोर्टें बनवा रहा हूँ। आपने कहा भाई ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जरूरत पड़ने पर मैं 30 साल क्या मैं आपसे 100 100 साल की रिपोर्टें भी बनवा सकता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी रिपोर्ट बनती है उनके फॉर्मेट फिक्स होते हैं। जैसे अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, आप उस फॉर्मेट को चेंज नहीं कर सकते। आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, फॉर्मेट को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बेटा अगर आप कॉस्ट पर्पस के लिए, मैनेजमेंट के लिए कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, उस रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है सर, वो फॉर्मेट फिक्स नहीं है। जैसे मैंने सतमानी को भी बोला, आपने बोला कंप्यूटर लैब कितने घंटे इस्तेमाल होती है, रिपोर्ट बना के ले आओ। घंटों की रिपोर्ट बनानी है, किस शक्ल में बनाऊं आपके ऊपर है। सर माजी कितने घंटे पढ़ाते हैं, घंटों की रिपोर्ट बनानी है, कैसे बनाऊं। 30 साल में बिजली के बिल कितने हो गए, 30 साल की रिपोर्ट बनानी है, किस शक्ल में बनाऊं। अब ये वो फॉर्मेट नहीं है रिपोर्ट का जो कि कहीं से फिक्स्ड हुआ हो। आपका जैसा दिल करता है किसी भी शक्ल में रिपोर्ट बना के इंटरनल मैनेजमेंट आपस कहते हैं, आपस की बात है, ये रिपोर्ट आपस में हमने डिस्कस करनी है। अब आपस की बात करने के लिए आप कोई भी फॉर्मेट बना लो, सब आपके पास चल जाएगा। अब बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर शेयर होल्डर की अकाउंटिंग है एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल पर्पस की अकाउंटिंग है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस और पैदा होता है, वो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये बेस करती है आईएफआरएस के ऊपर।
आपके जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बने हुए उनके ऊपर आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस्ड करती है। लेकिन आपकी जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये बेटा इस पे बेस नहीं करती। ये मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए की जाती है। तो ये डिपेंड करती है कि आप किस मकसद के लिए इसको कर रहे हैं। इसका कोई रूल फिक्स नहीं है, इसका कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, हर चीज के रूल फिक्स है, हर चीज का स्टैंडर्ड बना हुआ है। स्टैंडर्ड पढ़ते जाओ, समझते जाओ, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक अकाउंटिंग करते जाओ। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई स्टैंडर्ड थोड़ी बना हुआ है। ये तो इंटरनल पर्पस की अकाउंटिंग है। हर वो काम जो हमारी मैनेजमेंट हमें करने के लिए बोलेगी हम उनको करके दिखा देंगे। समझाने की ऐसी एग्जांपल देता हूँ। मान लो IS2 इन्वेंट्री आप सबने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए किसी दौर में एक मेथड हुआ करता था, लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो तो आपने पढ़ा हुआ है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। 2005 में IS2 रिवाइज्ड हो गया और उसने लीफो का मेथड अब रिकमेंड करना बंद कर दिया। लीफो इज नो मोर परमिटेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। आज मुझे मेरी मैनेजमेंट ने बुलाया, बोला अकाउंटेंट साहब जरा इन्वेंट्री की वैल्यू तो निकालो लीफो मेथड में। मैंने जज्बात में आके सब बोला क्या कह रहे हो यार, तौबा करो, गुनाह करवाओगे क्या, ये लीफो मेथड तो अकाउंटिंग में अलाउ ही नहीं है। मैनेजमेंट ने ऐसे बोला कौन सी अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना। ये मैं आपको ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लीफो से करो। हम इंटरनल पर्पस के लिए सिर्फ अपने लिए ये मालूम करना चाह रहे हैं कि अगर इस इन्वेंट्री की वैल्यू लीफो पे निकालते तो वो क्या होती। तो इंटरनल पर्पस में हम वो काम भी कर सकते हैं जो हमें IFRS में परमिटेड नहीं है। तो बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ और है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ और है। फिर बेटा यहाँ पर एक सवाल जहन में आता है कि सर ये पर्पस क्या है हमारा। पर्पस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेटा ये 3 की वर्ड है, जिंदगी भर के लिए इनको रट लो। पहला कीवर्ड प्लानिंग, दूसरा कीवर्ड कंट्रोलिंग, तीसरा कीवर्ड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जगह जगह प्लानिंग की गुंजाइश है। प्लानिंग, प्लानिंग क्या करनी है वो अब मैं उल्टी बात कर रहा हूँ हाँ, लेकिन समझना। इस ना बोलूँ समय कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हूँ कंपनी का, ऐसी प्लानिंग करूंगा तुम्हारे खर्चे बढ़वा दूंगा, तुम्हारी कॉस्ट बढ़वा दूंगा। अगर मैं ऐसी प्लानिंग करूंगा मुझे जॉब पे कोई रखेगा क्या? प्लानिंग बोलूंगा तो इंशाल्लाह ऐसी प्लानिंग करूंगा जगह जगह तुम्हारी कॉस्ट को सेव करवा दूंगा, तुम्हारी बचत करवाऊंगा। उससे क्या होगा सर, कॉस्ट गिरेगी जब भी तो प्रॉफिट बढ़ेगा हमारा। तो इसके अंदर प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग हम परसों सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, एक टॉपिक आया था बीच में EOQ। ऐसे में एग्जांपल दे रहा था, घर का सामान कम खरीद लो ज्यादा खरीद लो। प्लानिंग करनी पड़ रही है ना, एक दफा में कितना सामान खरीद के लाएं ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम हो जाए। प्लानिंग, प्लानिंग करके करना क्या चाहते हो? सिर्फ प्लानिंग करके चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं है तो आपकी कॉस्ट बिला वजह में बढ़ेगी। चीजों को बहुत ज्यादा प्लान करके चलना पड़ता है ताकि हम उन्हें कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल करने के लिए लेने पड़ते हैं डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। डिसीजन मेकिंग, फैसले करना, और अकल के फैसले करना ये और मुश्किल काम है। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, इसी में रफ सी एग्जांपल दे रहा हूँ। अम्मी ने अब्बू को बताया हमारा बच्चा आजकल बहुत लेट नाइट घर पे आ रहा है। पहले इतना लेट नहीं आता था, इसके घर वापस आने की रात को टाइमिंग बहुत ज्यादा आउट होती जा रही है। कुछ सोचे कि इसका घर पे आना कंट्रोल हो जाए। अब्बू ने थोड़ा दिमाग लगाया, प्लानिंग करी, सब बच्चों को बिठाया, क्या बोला, देखो मेरा भाई, मैं 12 बजे घर का दरवाज़ा लॉक कर दूंगा,
अगर कोई अननेसेसरी काम के लिए हो तो भी बाहर ही रहो। हाँ, जरूरी काम के लिए बाहर हो, हमें बता दो, मना भी नहीं करेंगे। पहले तो बच्चों ने बात को मजाक में लिया, अब्बू ने डिसीजन ले लिया था, अब्बू ने 12 बजे दरवाजा लॉक कर दिया, सब डर गए, सब ने घर पे टाइम पे आना शुरू कर दिया। और अगर किसी वजह से 12 से ऊपर टाइम होता है तो पहले बता देते हैं, और माकूल वजह होती है तो अब्बू मना भी नहीं करते। अब अब्बू ने क्या बोला, देखा मैंने कुछ एक्शंस लिए चीजों को कंट्रोल करने के लिए, उसका रिजल्ट क्या निकला, बच्चों का घर पे आने का टाइम काफी हद तक हमारे कंट्रोल में आ गया। डिसीजन, फैसले किए, फैसले करे तो चीजें कंट्रोल में आई ना बेटा। तो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, ये 3 की वर्ड हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के। हमारे सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर हैं जहां पर प्लानिंग की गुंजाइश है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना सिखाएंगे, और कंट्रोल करने के लिए क्या लेनी पड़ती है, डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ती है, चीजों को डिसाइड करना पड़ता है। ये समझ में भी आ रहा है सबके? चलो बेटा, अब जरा कुछ प्रैक्टिकल बातें शुरू करते हैं। पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले जरा हमें आज कॉस्ट की क्लासिफिकेशन समझनी पड़ेगी। चले भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये किसी बंद करवा दो। हाँ, ये सब स्विच यहाँ पे लगी है, ये बंद कर दी। वो नीचे स्विच लगा, वो ब्रेक कर, वो लगा हुआ इसके नीचे, इसके ऊपर जो बोर्ड के नीचे, वो थोड़ा सा चुको। हाँ, ये कॉस्ट को बेटा दो मेन चीजों में क्लासिफाई किया जाता है। कुछ कहलाती हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, और कुछ कहलाती हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। ये साथ साथ कॉपी कर लीजिएगा, फिर सबको समझाता भी हूँ अभी। फिर इन दोनों की फर्दर तीन तीन क्लासिफिकेशंस की जाती। प्रोडक्शन कॉस्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाता है हमारे पास मटेरियल कॉस्ट, दूसरी है लेबर कॉस्ट, तीसरा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसको एक नाम और दिया जाता है, इसे फैक्ट्री ओवरहेड भी कहा जाता है।
प्रोडक्शन ओवरहेड का जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, वो होता है ऑल इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी हमारे पास तीन। पहली एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, दूसरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और थर्ड, ये थर्ड कॉस्ट बेटा हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट। इसका दूसरा नाम होता है इंटरेस्ट कॉस्ट। फिर हमने मटेरियल की दो कैटेगरी मजीद बनाई, लेबर की भी दो कैटेगरी मजीद बनाई। ये जो मटेरियल है, ये डायरेक्ट मटेरियल भी होते हैं, इसी तरह लेबर की भी हमने दो कैटेगरी बनाई। कुछ कहलाती है डायरेक्ट लेबर और कुछ कहलाती है इनडायरेक्ट लेबर। नहीं, ये आखिरी वाले एसी की भी जरा विंग ऊपर कर दो। ये जरा 1 मिनट दे रहा है, जरा नींद के झोंके आना है, जरा फेस वॉश करके आ जाओ। मैं भी इंसान हूँ भाई, टीचर जरूर लेकिन इंसान भी हूँ। चलो बेटा, बात चल रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की मुख्तलिफ तरीकों से क्लासिफिकेशंस की जाती है। अभी मैंने सारे नाम नहीं लिखे, लेकिन जो बुनियादी नाम है बेसिक, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ कहलाती है प्रोडक्शन कॉस्ट, कुछ कहलाती है बेटा नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट।
प्रोडक्शन कॉस्ट यकीनन वो कॉस्ट है जिनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक है, कोई लेना देना है, और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट वो जिनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा जो मेन एरिया है जिस पर हमें काम करना है अगले 5 महीने तक, वो प्रोडक्शन कॉस्ट है। इसलिए पहले नॉन प्रोडक्शन की बात करके उसे खत्म करो। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में सबसे पहले आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी कहते हो। इसमें क्या आता है सर? सर ऑफिस के खर्चे, ऑफिस का रेंट है, ऑफिस स्टाफ की सैलरीज है, ऑफिस के बिजली के बिल आ रहे हैं, ऑफिस के टेलीफोन के एक्सपेंसेस हैं, ये सब नॉन प्रोडक्शन की कॉस्ट है। इन्हें हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। फिर जब आप इन्वेंट्री को खरीद के ले आते हो बेचने के लिए, या आप इन्वेंट्री को बनाते हो बेचने के लिए, तो कुछ बेचने वाले खर्चे भी करने पड़ते हैं, वो कहलाते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। फिर इन्वेंट्री को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, वो कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री को बेचना है, बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, चलो भाई सेलिंग एक्सपेंस। सेल्स स्टाफ को कमीशन देना पड़ेगा, चलो भाई सेलिंग एक्सपेंस। आप भी देखते हो दिन भर पेप्सी कंपनी की गाड़ियां रोड पे घूमती रहती हैं, कोल्ड ड्रिंक भर भर के दुकानों तक पहुंचाने के लिए। और जब वो अपनी इन्वेंट्री बनाकर दुकानों तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसमें भी तो कॉस्ट लग रही है। आप भी देखते हो दिन भर वॉल्स कंपनी की गाड़ियां रोड पे घूमती रहती हैं, आइसक्रीम फैक्ट्री में बन रही है, लेकिन आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है, लिहाजा बड़ी बड़ी स्पेशल गाड़ियां बनवाई, उनमें बड़े बड़े डीप फ्रीजर लगवाए, उन आइसक्रीम को भर के निकल पड़ते हैं, और जहां जहां से ऑर्डर आते हैं उन दुकानों स्टोर तक चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर कर आते हैं। लेकिन ये सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन के लिए नहीं है, ये खर्चा प्रोडक्शन के बाद हो रहा है। जब चीज बन जाती है, उसको बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें इस किस्म के एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। फिर आ रहा है बेटा फाइनेंस कॉस्ट, जिसको हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कहते हैं। कंपनीज अक्सर बिजनेस करने के लिए लोन लेती है। लोन जो हम लेते हैं वो तो लाइबिलिटी है। मान लो 100 रुपए का लोन लिया, वो तो मेरी लाइबिलिटी है, लेकिन 100 रुपए के ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। 5 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। अगर 100 के ऊपर 5 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, वो मेरे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो मेरे लिए फाइनेंस चार्ज है। ठीक है सर? तो ये है नॉन प्रोडक्शन के खर्चे, इनका हमारे सवालात से कोई खास ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर ये साथ में नहीं होंगे ना, कंपेयर कैसे करोगे कौन प्रोडक्शन वाला है कौन नॉन प्रोडक्शन वाला है? कोई तो अच्छा पता है अच्छा कब तक है? जब तक दुनिया में बुरा है। अच्छे बुरे का फर्क कब होता है? भाई तू अच्छा है तू बुरा है, ऐसे ही बोलते हैं ना। जब सभी अच्छे हो जाएंगे तो फिर बुरा कौन है? कोई भी नहीं है। फिर बुरा बोलते क्यों? अच्छा अपने को अच्छा क्यों बोल रहे हो फिर? अगर कॉस्ट सारी प्रोडक्शन की होती तो फिर क्या नाम प्रोडक्शन कॉस्ट की होता, और इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट क्यों कहला रही है? क्योंकि कुछ ऐसी कॉस्ट भी है जो प्रोडक्शन की नहीं है, वो नॉन प्रोडक्शन है। तो दोनों को कंपेयर करोगे जब भी तो कोई नाम बनेगा उनका। अब प्रोडक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट जिनका प्रोडक्शन से गहरा ताल्लुक है, ये खर्चे चीजों को बनाने के लिए किए जाते हैं। चीजों को बनाने के लिए सबसे पहला खर्चा वो हमें करना पड़ता है मटेरियल कॉस्ट का। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मटेरियल परचेज करती हैं। परचेज क्यों करती हैं? बेचने के लिए नहीं, कंज्यूम्ड करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। सर मान लें हमारी गारमेंट फैक्ट्री है, कपड़ा खरीदते हैं, लेकिन कपड़े को नहीं बेचते, कपड़े की शर्ट बनाकर बेचते हैं। कपड़े से शर्ट बनती है, कपड़ा मटेरियल की कॉस्ट। सर हम लोग लकड़ी का फर्नीचर बनाकर बेचते हैं, इसके लिए लकड़ी परचेज करनी पड़ती है, लकड़ी फर्नीचर का मटेरियल हो गया। सर हम लोग शुगर बनाकर बेचते हैं, इसके लिए हमें चाहिए होता है शुगर केन, गन्ना, उसी से चीनी बनती है। शुगर केन हमारा मटेरियल हो गया। सर हमारा रेस्टोरेंट है, चिकन को चिकन कढ़ाई में कन्वर्ट करके बेचते हैं। तो बेच रहा हो चिकन कढ़ाई, लेकिन उसमें चिकन तो बिक रही है ना, वो तुम्हारा कौन है? मटीरियल। तो जब भी आप प्रोडक्शन करने जाते हो, सबसे पहली कॉस्ट आपको कौन सी लगानी पड़ती है? मटेरियल की कॉस्ट लगानी पड़ती है। दूसरी कॉस्ट बेटा वो है लेबर की कॉस्ट।
सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट लगाने से आप अपनी प्रोडक्शन को कर नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए का कपड़ा लेकर आ गए, इस कमरे में रखा हुआ है। अब कपड़ा रखे रखे तो शर्ट नहीं बनेगा ना। लकड़ी लेकर आ गए, लकड़ी रखे रखे तो फर्नीचर नहीं बनेगी। क्या करना पड़ेगा सर? लेबर से काम करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेबर को लेकर आओ जो कपड़े को कट करके दे, लेबर को लेकर आओ जो कटे हुए कपड़े की स्टिचिंग करके दे। सर लेबर को लेकर आओ कारपेंटर को जो लकड़ी को कट करके दे, कटे हुए पीसीस को असेंबल्ड करके दे। पॉलिश वाली लेबर को लेकर आओ जो इस फर्नीचर को पॉलिश करके दे। सर चिकन को चिकन कढ़ाई में कन्वर्ट करना है, किसी शेफ को लेकर आओ, किसी कुक को लेकर आओ। वो लेबर जो ये सारा काम करती है, काम करने के क्या लेती है? पैसे लेती है। लेकिन क्यों ले रही है? क्योंकि आप उससे प्रोडक्शन करवा रहे हो। तो ये बन गई हमारी दूसरी कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट। लेबर जब भी काम करती है एक तीसरा एक्सपेंस साथ में और हो जाता है, इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। इसका दूसरा नाम होता है फैक्ट्री ओवरहेड। इसका कॉन्सेप्ट मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट होता है ऑल इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड में हर वो कॉस्ट आएगी, हर वो खर्चा आएगा जिसका प्रोडक्शन से ताल्लुक हो, लेकिन इनडायरेक्ट ताल्लुक हो, डायरेक्ट ताल्लुक ना हो, डायरेक्ट ताल्लुक। अब ये इनडायरेक्ट ताल्लुक क्या होते हैं बेटा? टीएसए के लाखों रुपए के बिजली के बिल आते हैं। क्यों? क्लासेस की वजह से। क्लासेस किसके लिए होती हैं? स्टूडेंट्स के लिए। अगर टीएसए की मैनेजमेंट इस तरह बोले एक बच्चे को एक सब्जेक्ट पढ़ाने में 5,000 रुपए की तो बिजली लग जाती है, तो आप क्या बोलोगे? सर हम तो बिजली से नहीं चलते। हाँ, डायरेक्टली नहीं चलते, इनडायरेक्टली चलते हो। ये बिजली लैपटॉप को दी जा रही है, ये बिजली एसी को दी जा रही है, लाइट फैन को दी जा रही है, और इनकी मदद से हमारी क्लासेस हो रही हैं स्टूडेंट के लिए। मतलब ऐसा नहीं है आप आते हो बिजली के 2 तार आपको लगा देते हैं। नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं। यही बिजली के 2 तार लैपटॉप को लगा देते हैं, यही 2 तार एसी को लगा देते हैं, और इनका जो भी बेनिफिट है वो स्टूडेंट कंज्यूम्ड कर लेते हैं। चलो अब मैं इस तरह बोलता हूँ, मेरे हाथ में एक पेन है, किसी ने तो बनाया होगा। इस तरह वो बोले बनाने वाला, एक पेन बनाने के लिए 2 रुपए की बिजली लगी हुई है। अब इसको हैरत से हम देख रहे हैं, यार बिजली भाई तुझमें कहाँ लगी हुई है? नजर तो कहीं नहीं आ रही। डायरेक्टली नहीं लगी हुई, इनडायरेक्टली लगी हुई है। यही बिजली हमने मशीनों को दी, मशीनें चली फैक्ट्री में, तो ये इन्वेंट्री बन बन के निकली। जब मालूम करोगे ये इन्वेंट्री कितने की बनती है, जहां और एक्सपेंसेस को शामिल करोगे वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी को भी शामिल करोगे। चलो और बात को रफली समझो। अम्मी ने घर में बिरयानी पका के सबको सर्व करी। मान लो अम्मी पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनल बातें समझती हैं। अम्मी ने ऐसी बोला, बेटा इस बिरयानी में ना 20 रुपए की गैस लगी हुई है। आपने ऐसी बिरयानी को देख के क्या बोला? अम्मी चिकन लगी हुई है, समझ में आ रहा है, चावल लगे हुए समझ में आ रहा है, ये गैस का है इसके अंदर। अम्मी ने कहा बेटा ये खाना पकाया गया है गैस के ऊपर, ये गैस कंज्यूम्ड हो गई थोड़ी बहुत इस बिरयानी को पकाने के अंदर। जब मालूम करेंगे ये बिरयानी टोटल कितने की बनती है, जहां और खर्चे शामिल करेंगे वहां गैस के खर्चे भी तो शामिल करेंगे बेटा। चलो अब बात को ब्रॉडली कर लो। किसी का बिजनेस है, बिरयानी बनाकर बेचता है। जब वो बिरयानी की एक देग पकाएगा तो जब कॉस्ट मालूम करेगा उसमें चिकन के पैसे भी डालेगा, चावल के पैसे भी डालेगा, लेबर जो पका रहा है उसके पैसे भी डालेगा। साथ साथ क्या बोलेगा? इस बिरयानी को पकाने के लिए हमारे पास गैस कंज्यूम्ड हुई, वो भी इसके कॉस्ट में डालेगा। ये बिरयानी एक चूल्हे पे पक रही है, चूल्हा वक्त के साथ डेप्रिशिएट हो रहा है, वो चूल्हे का थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन किस में डाल देगा? बिरयानी में डाल देगा। हरी बात समझ में? तो ये खर्चे कहलाते हैं इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे। वो खर्चे जो डायरेक्टली किसी चीज पे नहीं लग रहे होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली लग रहे होते हैं। छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ। आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो, फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे हो, मान लो कोई चेयर टूट गई,
जैसे वो स्टील की चेयर है, मान लो फिर भी कोई चेयर का लेग टूट गया, मैनेजमेंट ने बोला यार इसको वेल्डिंग करवा लो, रिपेयर करवा लो। अब जो जो फर्नीचर टूटता रहता है रिपेयर करवाते रहते हैं, ये भी बोलते हैं हमारे लाखों रुपए हर साल रिपेयर पे लग जाते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्यों लग जाते हैं सर? ताकि फर्नीचर प्रॉपरली फिट रहे। भाई फिट रख के करना क्या चाहते हो? क्लासेस करवाना चाहते हैं। किसके लिए करवा रहा हो क्लासेस? स्टूडेंट के लिए। अगर मैं इस तरह बोलूं, आपको पढ़ाने के लिए लाखों रुपए का रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी करवाना पड़ता है, तो आपने क्या बोला? सर हम तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं, हमारा तो नहीं हो रहा। तुम्हारा नहीं हो रहा, लेकिन उन चीजों का हो रहा है जिनको तुम्हें पढ़ाने में कंज्यूम करवाया जा रहा है, तो ये खर्चा भी तो इनडायरेक्टली आपके लिए हो रहा है भाई। तो वो खर्चे जो किसी चीज को बनाने के लिए इनडायरेक्टली किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। इनका दूसरा नाम क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं FOH। प्रोडक्शन ओवरहेड एक फैमिली का नाम है, बड़ी फैमिली है। इस फैमिली के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल को डाला जा सकता है। वो कॉमन एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस में हैं, उनके कुछ नाम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। पहला एग्जाम्पल बेटा, फैक्ट्री का रेंट। दूसरा, फैक्ट्री का माँ से एक इंश्योरेंस। रजिस्टर उठा दी, खाली रजिस्टर है, ये पड़ा है इसके नीचे ही होगा। ये कंपनी लॉग बुक पड़ी है जिसमें ऊपर के लोशन वोशन लिखा हुआ है। फिर इसमें लोशन लिखा अगर हुआ है। फैक्ट्री की बिल्डिंग अपनी मोटा है वाला रजिस्टर है, तो मोटा। वक्त के साथ हाँ, डेप्रिशिएट होगी। खाली है, देख तो फैक्ट्री नीचे नीचे वाला होगा बिल्डिंग ये। खाली डेप्रिसिएशन। देख। फैक्ट्री अपनी हो या किराए पर हो, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी करवानी पड़ती है। फैक्ट्री बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसी तरह बेटा, मशीनें वक्त के साथ डेप्रिशिएट होती हैं चीजें बनाने के लिए, यार तो कुछ उनकी तो मशीनों कुछ का सुनाई नहीं जो आ भी रही। ओ डेप्रिसिएशन है भाई इनडायरेक्टली वो इन्वेंट्री पे लग रहा है। अगर आप मशीनों का इंश्योरेंस करवा रहे हो, वो भी इसमें चला जाएगा। बेटा चैट पर किसी का माइक ओपन है, अगर जरा बंद कर ले मेहरबानी होगी। बेटा माइक अभी भी किसी का ओपन है? शायद आवाज जा नहीं पा रही है। मैं जरा फिर म्यूट ऑन कर देता हूँ बेटा, क्या करूँ?
चले बेटा, मशीन का इंश्योरेंस, इसी तरह से मशीनों की भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। मशीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद सर गैस, प्रोडक्शन के कामों में बिजली भी इस्तेमाल होती है, प्रोडक्शन के कामों में गैस भी इस्तेमाल होती है। अभी यहाँ पर एक दो नाम और लिखवाने हैं, लेकिन उसके लिए पहले जरा यहाँ पे और आ जाओ बेटा। किसी भी चीज को बनाने के लिए मटेरियल का खर्चा करवाना पड़ रहा है, लेबर का खर्चा करवाना पड़ रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा करवाना पड़ रहा है। हमने अपनी कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल और लेबर की फर्दर दो क्लासिफिकेशन बनाई। हमने कहा मटेरियल भी दो किस्म के होते हैं भाई, एक कहलाता है डायरेक्ट वाला मटेरियल और एक कहलाता है इनडायरेक्ट वाला मटेरियल। हमने लेबर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करा, डायरेक्ट वाली लेबर और इनडायरेक्ट वाली लेबर। पर क्या है दोनों में सर? पहली बात तो बेटा ये, हमें एग्जाम के सवाल में पहचानना नहीं है कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है डायरेक्ट मटेरियल फॉर एग्जांपल 8 लाख, इनडायरेक्ट मटेरियल 2 लाख, डायरेक्ट लेबर 10 लाख, इनडायरेक्ट लेबर 3 लाख, फिगर दी हुई होती है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से दी हुई होती है। फिर भी ये क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा सा इसको समझना। पहले मटेरियल की बात करते हैं। कहा यह जाता है डायरेक्ट मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के मेन मटेरियल होते हैं। बनने के बाद प्रोडक्ट के वो मटेरियल उसमें ट्रेसेबल होते हैं, नजर भी आते हैं, और उनकी कॉस्ट काफी सिग्निफिकेंट होती है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल। वो कहलाते हैं डायरेक्ट मटेरियल। तब इनडायरेक्ट कौन होते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल बेटा वो मटेरियल जो प्रोडक्शन के कामों में इस्तेमाल होने वाले छोटे मोटे मटेरियल हो। ठीक है, अब जरा इसको रफली समझता है। एज्यूम करो गारमेंट फैक्ट्री है, शर्ट बनाकर बेचते हैं। शर्ट बनाने के लिए मुख्तलिफ मटेरियल्स चाहिए। शर्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो कपड़ा चाहिए, कपड़े को हम कहते हैं फैब्रिक। मान लो एक शर्ट में 500 रुपए का फैब्रिक लग जाता है, ऐसी एज्यूम फिगर। शर्ट बनाने में धागा भी लगता होगा, एज्यूम कर लेता हूँ 20 रुपए का धागा लगता है शर्ट सीने के अंदर। शर्ट बनती है तो उसमें बटन भी लगते होंगे, बटन भी एक मटेरियल है। मान लो एक शर्ट में 30 रुपए के बटन लगते हैं, और चीजें भी लगती होंगी, मैंने ऐसी बेसिक सी चंद नाम यहाँ पे लिख दिए। अब इस तरह बोलूं, एक शर्ट बनाने में 550 रुपए का मटेरियल लगता है। अब मुझे एक क्लासिफिकेशन करनी है कि इन तीनों में से किसको डायरेक्ट मटेरियल मानूं और किसको इनडायरेक्ट मटेरियल मानूं। आपकी मर्जी, अभी बोल दो तीनों डायरेक्ट है, कोई मसला नहीं है सर माजी, जो भी डायरेक्ट मटेरियल की अकाउंटिंग सिखाएंगे तीनों के साथ कर देंगे। अभी बोल दो सर हमारी नजर में तो तीनों इनडायरेक्ट है, कोई मसला नहीं है, आपका टीचर जो भी आपको इनडायरेक्ट मटेरियल की अकाउंटिंग सिखाए तीनों के साथ कर देना। सर माजी चलो ठीक है, फिर भी कोई क्राइटेरिया तो होगा, अप्लाई तो करो, उसके ऊपर अप्लाई कर दें। डायरेक्ट मटेरियल वो जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के मेन मटेरियल हो, बनने के बाद प्रोडक्ट में ट्रेसेबल हो, दिखाई देते हो। जैसे शर्ट बनती है, कपड़ा तो सबको नजर आता ही आता है, धागा भी किसी हद तक विजिबल है, बटन भी ट्रेसेबल है। सर क्या तीनों को डायरेक्ट मान लें? सबर भाई सबर। ना सिर्फ ट्रेसेबल हो बल्कि उनकी कॉस्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट हो एज कंपेयर टू अदर मटेरियल, औरों के मुकाबले में ज्यादा सिग्निफिकेंट हो, ज्यादा हो। मैंने कहा अगर सिग्निफिकेंस के लिहाज से देखो तो सबसे ज्यादा कॉस्ट तो मुझे फैब्रिक की नजर आ रही है।
बाकी थ्रेड भी है लेकिन वो 500 के मुकाबले में काफी कम है, बटन भी है वो 500 के मुकाबले में काफी कम है। ठीक है, मैंने इस तरह बोला यार मैं काम कर लेता हूँ, फैब्रिक को मैं मान लेता हूँ डायरेक्ट मटेरियल और इन दोनों को क्या मान लेता हूँ, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, अगर बहुत ही लेमैन अल्फाज में समझना है, इस तरह बोलता हूँ, कपड़े की सिलाई हो रही है धागे से, धागा कपड़े पे लग रहा है, बटन लग रहे हैं कपड़े के अंदर, बटन कपड़े पे लग रहे हैं, जो भी काम कर रहा हूँ कपड़े पे कर रहा हूँ। तो तुम्हारा मेन मटेरियल कौन हो गया, कपड़ा, फैब्रिक। वो क्या हो गया तुम्हारा, डायरेक्ट मटेरियल। बाकी क्या हो गए, इनडायरेक्ट मटेरियल। फर्नीचर बन रहा है लकड़ी का, लकड़ी मेन मटेरियल। कीले भी लग रही है, नेल थोड़ी बहुत 5-10 रुपए की, ग्लू भी लग रहा है थोड़ा बहुत, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गए। इसी तरह हमने लेबर की भी दो कैटेगरी बनाई। हमने कहा भाई लेबर भी दो है, डायरेक्ट लेबर भी है, इनडायरेक्ट लेबर भी है। डायरेक्ट लेबर वो लेबर कहलाती है जिसका प्रोडक्शन से डायरेक्ट ताल्लुक हो, डायरेक्ट कहते हैं बराह रास्त, बराह रास्त कोई चीज ताल्लुक हो। और इनडायरेक्ट लेबर कौन है, इनडायरेक्ट लेबर भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन सुपरवाइजर। ठीक है, एग्जांपल बनाते हैं, आप भी लेबर मैं भी लेबर, थोड़ा अच्छा काम करता था, मुझे आपका प्रोडक्शन सुपरवाइजर बना दिया, आप लोग काम करते हो मेरी सुपरविजन में। आज हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट साहब आ गए, उन्होंने आकर बोला भाई इस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, मैंने कहा 20 लोग काम करते हैं मुझे मिलाकर। उसने कहा अच्छा ये बताओ कितने डायरेक्ट हैं कितने इनडायरेक्ट हैं। मैंने कहा भाई इस नाम से तो मैं किसी को नहीं जानता, ये नाम तुम्हारी कॉस्टिंग में रखा हो तो मुझे पता नहीं किसको बोलते हो तुम लोग। उसने कहा ठीक है सर आप लोग अपना काम करो, हम खुद देख लूंगा। वो वहां बैठ गए, हम अपना रूटीन वाला काम करते रहे। कुछ देर बाद हमारे अकाउंटेंट साहब ने बोला सर मैंने ऑब्जर्व कर लिया इस कमरे में 19 वर्कर डायरेक्ट हैं और एक वर्कर इनडायरेक्ट है। मान लो मैं सुपरवाइजर ना समझ, मैंने ऐसे बोला अच्छा एक वर्कर इनडायरेक्ट है, कौन है वो, बेकार आदमी। कॉस्ट अकाउंटेंट ने कहा देखो यार बेकार का वर्ड मैंने तो इस्तेमाल ही कहीं नहीं करा, या खुद ही अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा फिर भी पूछ लिया तो बता देता हूँ, वो आप हो दो। मैंने कहा मैं सबसे स्किल्ड वर्कर, इतना स्किल्ड वर्कर कि मैं इनका सुपरवाइजर बन के बैठा हुआ हूँ और मैं तुम्हें इनडायरेक्ट लग रहा हूँ। कह रहा है ऐसे बुरा मानने की बात नहीं है, बुरा मानने की बात नहीं है, मतलब ऐसा समझो मैं उस्ताद, आप मेरे शागिर्द। अभी बोल दूं मैं उस्ताद हूँ, तुम शागिर्द हो, स्टूडेंट हो, तो क्या इसमें कोई बुरा मानने की बात है कि आप उस्ताद क्यों नहीं हो? भाई आप सीख रहो, आप स्टूडेंट ही कहलाओगे, मैं सिखा रहा हूँ मैं टीचर ही कहलाऊंगा, उस्ताद ही कहलाऊंगा। इसी तरीके से ये नाम कोई बुरा मानने वाला नहीं है, इनडायरेक्ट। लेकिन ये मसला क्या है वो समझो जरा। हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट ने इस तरह बोला एक बात बताओ, ये जो 19 लोग बैठे हुए हैं ये रोजाना कितने पैसे लेते हैं? उसने कहा तकरीबन ये लोग 2,000 रुपए रोज देते हैं। तो उसने कहा ये बताओ शर्ट कितनी बनाते हैं? मैंने कहा तकरीबन ये हर आदमी रोजाना 2 शर्ट बनाता है। अब उसे इस तरह देखो यार, 2,000 रुपए देते हो एक आदमी को 2 शर्ट बनवाने के, जब हम मालूम करेंगे ना लेबर कॉस्ट पर शर्ट क्या आ रही है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2,000 डिवाइडेड बाय 2 शर्ट, एक शर्ट बनाने में 1,000 रुपए का लेबर का खर्चा आ रहा है। अब उसने मुझसे पूछा तुम बताओ तुम रोज कितने पैसे लेते हो? मैंने कहा मैं रोजाना 3,000 रुपए लेता हूँ, सुपरवाइजर हूँ। अब मुझसे पूछा आज तुम रोजाना कितनी शर्ट बनाते हो? मैंने कहा सर शर्ट तो मैं एक भी नहीं बनाता। उसने इसने बोला फिर तुम कैसी लेबर हो, काम करते नहीं हो, चीज बनाते नहीं हो, पैसे सबसे ज्यादा ले रहे हो। मैंने कहा हाँ मैं ये मानता हूं मैं एक चीज भी नहीं बनाता, लेकिन एक बात बता दूं, इस कमरे से बाहर कोई चीज जा नहीं सकती जब तक मैं उसकी सुपरविजन ना कर लूं। अब उसने इस तरह पूछा कितनी शर्ट की सुपरविजन रोज कर लेते हो? मैंने कहा तकरीबन 3,000 शर्ट की। अब उसने इस तरह बोला देखो तुम 3,000 रुपए रोज लेते हो उन शर्ट्स के लिए जो तुम बनाते नहीं हो,
वो तुम्हारी सुपरविजन में बनती है। डायरेक्टली इस कमरे में कोई एक शर्ट भी ऐसी नहीं है तुम्हारे हाथ की बनी हुई हो, बट इनडायरेक्टली हर शर्ट तुम्हारी सुपरविजन में बनी हुई है। जब तुम्हारे 3,000 रुपए डिवाइड होंगे तो वो 2 शर्ट पे नहीं होंगे, किस पर होंगे? पूरे 3,000 पर होंगे। और हम क्या बोलेंगे? ओ भाई, हमें सुपरविजन कॉस्ट एक शर्ट की 1 रुपए की पड़ रही है। तो बेटा डायरेक्ट लेबर भी है, इनडायरेक्ट लेबर भी है। हमारी इससे फर्क क्या पड़ जाएगा? चलो लेबर तो लेबर है, डायरेक्ट बोलो इनडायरेक्ट बोलो। मटेरियल तो मटेरियल है, डायरेक्ट बोलो या इनडायरेक्ट बोलो। अकाउंटिंग बदल जाएगी। क्यों सर माजिद? अब यहाँ देखो, जिसको आप कह रहे हो ना बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सवाल जहन में आ रहा है, ये आप प्रोडक्शन ओवरहेड में क्यों नहीं कह रहे? तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड होते ही कौन है? इनडायरेक्ट। जितने भी इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे होते हैं वो सारे कहाँ चले जाते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड में। प्रोडक्शन ओवरहेड में डायरेक्ट नाम की कोई खर्चा आ ही नहीं सकता। अगर समाजिद ने ये लिखा है प्रोडक्शन ओवरहेड मींस ऑल इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑल, तमाम, तो एक सवाल ध्यान में मेरे आ रहा है, सर वो क्या? फिर ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल, इसको भी तो प्रोडक्शन ओवरहेड में होना चाहिए। इनडायरेक्ट लेबर, इसको भी तो प्रोडक्शन ओवरहेड में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही? ठीक है सर। तो बेटा इन दोनों को भी उठाकर यहाँ पर लाना पड़ेगा, और जब इन दोनों को भी उठाकर यहाँ पे लाओगे तो फिर हमारे पास एग्जाम्पल में 2 नाम और शामिल करवा लो। प्रोडक्शन ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल भी आता है, इनडायरेक्ट लेबर भी आती है, क्योंकि ये भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं। सारे इनडायरेक्ट खर्चे एक जगह जमा होंगे जब भी तो प्रोडक्शन ओवरहेड बनेंगे। अब बेटा जैसे इन दो को वहां लेकर गए, फाइनली अब शक्ल निकली क्या? हाँ बेटा, अब हम पहुंचे कंक्लूजन पे, जिसको हम कहते हैं ना प्रोडक्शन कॉस्ट। वो 3 है, लेकिन वो 3 हैं कौन? नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर, नंबर 3 प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये हैं बेटा प्रोडक्शन के खर्चे। किसी भी चीज को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल लगाना पड़ता है, डायरेक्ट लेबर से काम करवाना पड़ता है, और कुछ इनडायरेक्ट खर्चे भी करने पड़ते हैं जो होते प्रोडक्शन के लिए ही हैं, लेकिन बराह रास्त नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं। वो कहलाते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है सर। अब ये बातें मैंने अभी वर्बली बता दी, थोड़ी बहुत बता दी, उम्मीद करता हूँ कुछ तो समझ में आया होगा। यही बातें पढ़ने में हमें 2-2.5 महीने लग जाएंगे। मैं समझ, परसों हीरो को बता रहा था मटेरियल की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। सिलेबस में 2 चैप्टर है, एक का नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और दूसरे का नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये 2 चैप्टर पढ़ोगे, फिर कहीं जाकर आपके पास मटेरियल की अकाउंटिंग आपको समझ में आएगी। और परसों यही बता रहा था कि इस अटेम्प्ट में इन दोनों चैप्टर से 3 क्वेश्चन पेपर में आए, एक वैल्यूएशन का है, 2 मैनेजमेंट का है। डायरेक्ट लेबर की बातें समझने के लिए सिलेबस में एक चैप्टर मौजूद है, उसका नाम है लेबर कॉस्टिंग। जब ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि लेबर की कॉस्ट
कैसे कैलकुलेट होती है। इसी तरह प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स की अकाउंटिंग को समझने के लिए भी हमारे पास दो चैप्टर है। पहला चैप्टर वो है बेटा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, और दूसरा चैप्टर क्या बताया था, कुछ याद नहीं है किसी को। हाँ वो तो मैंने नाम लिख दिया, वो तो मैंने अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, जिसका इस अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। वो पहले ये पढ़ने के बाद एब्जॉर्प्शन मार्जिन स्कूल ऑफ थॉट है वो भी ओवरहेड के बारे में, लेकिन वो अलग अलग थॉट है। चलिए बेटा, अभी जिन बातों को आपने ऊपर ऊपर से सुना है, इन बातों को बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत आराम आराम से पढ़ना है। लेकिन महाराज चलो एक आइडिया तो मिल गया सर, ये प्रोडक्शन के 3 खर्चे हैं। देखो हमने बात शुरू कहाँ से करी, कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, खर्चों की अकाउंटिंग, ये बात शुरू करी। कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग। एक्सपेंसेस दो किस्म के निकले, प्रोडक्शन के एक्सपेंस भी होते हैं, नॉन प्रोडक्शन के भी होते हैं। फिर प्रोडक्शन के 3 एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल का एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट लेबर का एक्सपेंस होता है, और प्रोडक्शन ओवरहेड का एक्सपेंस होता है। फिर हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। हम लोग बेटा एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। कोई नया वर्ड नहीं आपके लिए, ये आप ऑलरेडी पीआरसी से पढ़ते हुए आ रहे हो। पीआरसी में आप लोग एक चैप्टर पढ़कर आए हो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, उसमें आप लोग, आवाज स्लो है, छोटे अपने सभा करना, एक मिनट जरा आईटी वाले को बोलो जरा माइक की बैटरी चेंज कर दे। हाँ बेटा, अभी वॉइस सही आ रही है। ठीक है जी। चलिए बेटा, हम लोग अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। बात मैं ये कर रहा था कि प्राइम कॉस्ट का वर्ड आप पीआरसी से पढ़ते हुए आ रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के चैप्टर में, जहाँ पे आप लोग एक स्टेटमेंट बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। प्राइम कॉस्ट कहते हैं उन कॉस्ट को जो किसी प्रोडक्ट को बनाने की प्राइमरी कॉस्ट होती है, ज़रूरी खर्चे होते हैं, और वो 3 होते हैं। नंबर 1
किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल वाला खर्चा करवाना पड़ता है, प्लस डायरेक्ट लेबर वाला खर्चा करवाना पड़ता है, प्लस एक तीसरा नाम और नया बीच में ला रहा हूँ, वो है डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों मिलते हैं तो फिर कहीं जाकर प्राइमरी कॉस्ट बनती है। हाँ दोस्त, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो समझ में आता है, समझ लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। किसने नाम पहले सुना हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस का? आपने। क्या होता है बेटा? चलो ये तो आप एग्जांपल दे रहे हो, कॉन्सेप्ट क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस बेटा नाम से जाहिर है कोई ऐसा एक्सपेंस जिसका बराह रास्त, डायरेक्ट बराह रास्त ताल्लुक किसी काम से हो, ना वो काम मैं करता ना ये खर्चा मुझे करना पड़ता, वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको कोई कस्टमर ऑर्डर दे रहा है चीजें बनाने का, लेकिन ऑर्डर ऐसा है कि उस चीज को बनाने के लिए कुछ खास किस्म की मशीनों की जरूरत पड़ेगी। ये वो मशीनें हैं जो नॉर्मली आपके इस्तेमाल के किसी काम की नहीं है, लेकिन जो ऑर्डर मिला है उसे बनाने के लिए कुछ काम उन मशीनों पे करवाना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट कह रही है क्योंकि ये मशीनें हमारे रेगुलर इस्तेमाल के लिए नहीं है, यानी हम जो और चीज़ें बनाते हैं उनमें इन मशीनों का कोई काम ही नहीं है, तो इतनी महंगी मशीनें खरीदने की ज़रूरत क्या है? जो ऑर्डर हमें मिला है 2-4 महीनों का है, 2-4 महीने बाद ये मशीनें हमारे लिए बेकार है। हमने सोचा ये काम करते हैं, इन मशीनों को इस ऑर्डर को बनाने के लिए रेंट पे ले लेते हैं। बेटा मार्केट में हर किस्म की चीज़ रेंट पे अवेलेबल है। छोटा सा एग्जांपल, क्या जनरेटर रेंट पे मिल जाता है? गाड़ियां रेंट पे मिल जाती हैं, हर साइज के मिलते हैं सर, छोटी बड़ी गाड़ियां, छोटे बड़े जनरेटर। इसी तरह ये जितनी भी इंडस्ट्रियल मशीनें होती हैं ये भी मार्केट में किराए पर मिल जाती हैं। चलो आपने मशीनें रेंट पे ले ली 2-3 महीने के लिए, आप मशीनों का रेंट भर रहा हो, लेकिन दिमाग में क्या रहा है, क्योंकि मुझे ये ऑर्डर कंप्लीट करना है इसलिए मुझे मशीनें रेंट पे लेनी पड़ी। ना ये ऑर्डर मैं लेता, ना ये चीजें मैं बनाता, ना मशीनें रेंट पे लेता, तो रेंट कौन हो गया? एक डायरेक्ट एक्सपेंस, एक बराह रास्त एक्सपेंस जिसका डायरेक्ट ताल्लुक इसी के साथ है, ये कहलाते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है सर। फिर बेटा हम एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। अब ये क्या होती है सर? कन्वर्जन कॉस्ट उन कॉस्ट को कहा जाता है जो हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दे। कन्वर्जन, भैया आप कन्वर्जन कर रहा हो ना, कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट कर रहा हो, लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, चिकन को चिकन कढ़ाई में कन्वर्ट कर रहा हूँ। माजा सबका रोजा होगा, बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन सब ये बस समझाने में आसान है जरा। ठीक है ना, कन्वर्जन करना पड़ता है। आलू के पकौड़े ऐसे ही बन जाते हैं, पकाने पड़ते हैं सर। कन्वर्जन, आलू को पकौड़ों में कन्वर्ट करना पड़ता है। प्याज के पकौड़े ऐसे ही पक जाते हैं? नहीं सर, प्याज को पकौड़ों में कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्जन करने के लिए दो खर्चे करने पड़ते हैं। नंबर वन, कन्वर्जन करने के लिए डायरेक्ट लेबर से काम करवाना पड़ता है, प्लस कन्वर्जन करने के लिए प्रोडक्शन के और खर्चे करने पड़ते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो कन्वर्जन में बेटा दो खर्चे आ रहे हैं, डायरेक्ट लेबर का खर्चा, प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा। ये दो खर्चे करोगे जब ही तो कन्वर्जन होगा। ठीक है, मजाक की एग्जांपल समझो। आप लोग मान लो टाइम पर आकर बैठ के मेरा वेट कर रहे थे, टीचर आए तो लेक्चर शुरू करें। ठीक है सर, आप बैठे हुए थे ताकि आपका कन्वर्जन हो, आप फिनिश गुड बन जाओ। ठीक है सर, टीचर आया, डायरेक्ट लेबर बराह रास्त पढ़ाने में इन्वॉल्व है, और जब टीचर पढ़ाएगा क्लासेस लेगा तो बिजली भी लगेगी, फर्नीचर भी डेप्रिशिएट होगा, ये सब खर्चे भी तो करने पड़ रहे हैं ताकि आपका रॉ मटेरियल
फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाए। फिर बेटा ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, इनकी जो इन्वेंट्री होती है, आप सबको पता है ये 3 शक्लों में होती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या लेकर आती हैं? ये लेकर आती हैं रॉ मटेरियल। फिर जब ये काम शुरू कर देते हैं तो ये कहलाता है वर्क इन प्रोसेस। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो चीज़ें क्या बन जाती हैं? फिनिश गुड्स बन जाती हैं। रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है कि इन्वेंट्री जिस शक्ल में आई थी उसी शक्ल में रखी हुई है, अभी उसके ऊपर बनाना शुरू ही नहीं करा। वर्क इन प्रोसेस का मतलब होता है कि प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और फिनिश गुड का मतलब क्या है? काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन ये चीज अभी तक बिकी नहीं है। इन्वेंट्री इनमें से किसी भी शक्ल में मौजूद हो, जिंदगी भर के लिए याद रखिएगा वो हमारे लिए एसेट है। IS2 भी तो यही कहता था, इन्वेंट्री आर एसेट। मटेरियल रखा हुआ है वो हमारा एसेट है। ठीक है सर। वर्क इन प्रोसेस, ना मुकम्मल चीज रखी हुई है, वो भी हमारा एसेट है। फिनिश गुड्स रखा हुआ है वो भी हमारा एसेट है। लेकिन ये एसेट कभी तो बेचोगे, ये फिनिश गुड कभी तो बिकेगा। जब ये फिनिश गुड बिकेगा, सोल्ड, तो फिर इसका नाम बदल जाता है। फिर ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसे हम फिनिश गुड नहीं कहते, फिर हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की नेचर क्या होती है? एक्सपेंस। जैसे जैसे जो सामान बिकता चला जाएगा हम उसे किस में डाल देंगे? एक्सपेंस में। जो चीज बची हुई है वो एसेट है, जो बिकता जा रहा है वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब तक नहीं करोगे प्रॉफिट कैसे कमाओगे? जो बिरयानी बिकती जा रही है वो एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस कर रहा हूं तो साथ में उस बिरयानी के पैसे भी तो आ रहे हैं, रेवेन्यू। जो बिरयानी बची हुई है वो मेरा एसेट है। और दुआ क्या है? या अल्लाह ये बिरयानी जल्दी से बिक जाए ताकि पूरी बिरयानी किस में कन्वर्ट हो जाए? एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाए। मान लो 15,000 की बिरयानी की देख बनाई थी, 20,000 की बिक गई, सारी बिरयानी बिक गई। आपने क्या बोला? 15,000 का एक्सपेंस करा तो 20,000 का रेवेन्यू आया। जब तक एक्सपेंस नहीं करोगे रेवेन्यू नहीं आएगा। मिसाल दे रहा हूँ, टीएस वाले अभी कहते हैं टीचर को पढ़वाते हैं, बिजली के बिल भरते हैं। मैंने इसने बोला ओ भाई कमाते भी तो हो, टीचर को पैसे देते हो एक्सपेंस, बिजली के बिल भरते हो एक्सपेंस, अगर बिल्डिंग अपनी है डेप्रिशिएट हो रही है एक्सपेंस। लेकिन ये सारे एक्सपेंस कर कर तुम्हारे पास बच्चों से फीस भी तो आती है, उसमें तुम्हारा प्रॉफिट निकल आता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? जब तक एक्सपेंस नहीं करोगे उस वक्त तक तुम्हारे को प्रॉफिट नहीं होगा। इन्वेंट्री वो चीजें नहीं है जो बिक गई, मैं आपको PRC से बताता आ रहा हूँ। 5 चीजें रखी हुई हैं बेचने के लिए, 5 रखी हुई है, पांचों इन्वेंट्री है, 2 बिक गई। जो 2 बिक गई वो मेरा एक्सपेंस है। अब इन्वेंट्री कौन है? 3 चीजें। अगर मैं आपसे कहता हूं इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लो, तो अब मैं 5 चीजों की बात नहीं कर रहा, कितनों की बात कर रहा हूं? अब मैं 3 चीजों की बात कर रहा हूं। तो इन्वेंट्री वो नहीं जो बिक गया, इन्वेंट्री कौन है? जो बचा हुआ है। जो बचा हुआ है वो हमारे लिए एसेट है, और जो बिकता जा रहा है वो हमारे लिए एक्सपेंस है। समझ में आ गया सबके बेटा बातें? चले बेटा अब अगली क्लास का एजेंडा बता के जा रहा हूँ। बस हमें 1-1.5 घंटा और चाहिए, फिर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल किसी चैप्टर को शुरू करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। अब हमारी अगली क्लास का एजेंडा है कॉस्ट बिहेवियर, जिसमें हम फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे। और ये बातें हम कुछ ग्राफ पेपर की मदद से करेंगे।
बेटा फिर पूछ रहा हूँ, यहाँ तक बात सबकी समझ में आ गई है? ठीक है सर जी। ठीक है बेटा, कल तो क्लास मेरी नहीं है, शायद परसों क्लास है, शायद आपको लगेगी। शायद कल क्लास मेरी तो नहीं ना आपके साथ। इंशाल्लाह परसों क्लास लगेगी, तो यहीं से बात शुरू करेंगे कॉज बिहेवियर से। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आखिरी एक महीना रिवीजन का मिल जाता है, तब इंशाल्लाह खत्म। इंशाल्लाह नॉर्मली जाता है, इंशाल्लाह वो भी नौबत नहीं आती इंशाल्लाह। अगर ज़रूरत हो तो, लेकिन नॉर्मली कॉस्टिंग की नहीं होती। हाँ, नहीं कोई टीचर का चाहे बुलाना तो बुलाता भी है। अगर कोई टीचर बुलाए तो, वैसे नॉर्मली नहीं होता। संडे को सिर्फ बहुत होता है, बहुत होता है। एक कंपनी लोगों की क्लास होती है, मुझे ऑनलाइन नहीं होती। नहीं भैया, किसने कह दिया आपको? लास्ट अटेम्प्ट इतनी इतनी हल्की नहीं, इतनी इतना हल्का नहीं है कि उसको हल्का बोलो आप इसमें डिसीजन मेकिंग का अच्छा सवाल है, लेबर का अच्छा सवाल है, आप पता आसान थोड़ी पूछ सकते हो। अच्छा चलो मान लो 2 टाइम से हल्का आ रहा है, पॉजिटिव हल्का ही आ रहा है, अरे हम तो कोई बोलता है, अब लास्ट में बोले थे लास्ट में हल्का आया भारी आएगा। भाई सिंपल बात, वो पेपर आया कितना भारी हो हल्का हो, आपको आता है तो आसान है, नहीं आता तो मुश्किल, खत्म हो गई बात। रिजल्ट आया सब पास है, आपका नाम नहीं, अल्लाह ना करे बेकार है, और सिर्फ आप ही का नाम है, 100% है आपके लिए।